नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सहायक आचार्य भूगोल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिमालय क्षेत्र की नदियाँ व प्रायद्वीपीय नदियों में क्या अंतर है। तो इसमें सबसे पहला है हिमालय पर्वत की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ हिमाच्छादित प्रदेशों से निकलती हैं। अगर आप देखो तो जितनी भी नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र, वो सारी की सारी नदियाँ बर्फ़ के पिघलने से उसके बाद में प्रवाहित होकर के नदी का रूप लेती हैं। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो केवल वर्षा ऋतु पर निर्भर करती हैं। ग्रीष्म ऋतु में ये सूख जाती हैं। हिमालय पर्वत की जो नदियाँ हैं वो ज़्यादा लंबी हैं। आप सिंधु नदी को देख सकते हो, गंगा नदी, इसके अलावा यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये जितनी भी नदियां हैं ये सारी, इनकी जो लंबाई है वो लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं वो उत्तरी हिमालय की अपेक्षा कम लंबी हैं और छोटी हैं। हिमालय की नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र काफ़ी बड़े हैं। इसका तात्पर्य ये है कि हिमालय की जो नदियां हैं जो अपने साथ अपवाह तंत्र बनाती हैं सहायक नदियों का, वो जल ग्रहण का उनका जो क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय पठार वाले जल ग्रहण से अधिक है। प्रायद्वीपीय नदियों के जो जल ग्रहण क्षेत्र हैं वो अपेक्षाकृत छोटे हैं। हिमालय की जो नदियां हैं वो गहरे गार्ज बनाती हैं। गार्ज से मतलब जो हिमालय की नदियां हैं जब अपर्दन करती हैं तो अब नदी के अपर्दन कार्यों के अंदर वी आकार की जो घाटी है वो अत्यंत गहरी होती है और वो वी आकार की घाटी के शेप में गहरे गहरे गॉर्जों का निर्माण करती हैं। जब यही वी आकार की घाटी अत्यंत गहरी हो जाती है और उसके ढाल बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं, वो तो इस प्रकार के जो वी आकार की घाटी होती है उसको गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। जबकि प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वो उथली होती हैं, उनकी गहराई की अपेक्षा उनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। इसके बाद में जो इसमें विभिन्नता है वो यह है कि हिमालय नदियां विसर्प बनाती हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण मैदानी क्षेत्र के उर्मिल घुमाव के कारण नदियों का जो आकार होता है वो सर्प के आकार में हो जाता है। इस प्रकार से नदियों का आकार हो जाता है। तो जब नदियाँ इस प्रकार से उनका आकार होता है तो ये आकार क्या होता है कि नदियाँ इस ढाल पे अपर्दन ज़्यादा करती हैं, इस ढाल पे जमाव ज़्यादा करती हैं, जिससे क्या होता है बार बार यहाँ अपर्दन करने के कारण इस नदी का ये जो क्रम है ये विसर्प और ज़्यादा पास पास आते जाते हैं। और ये विसर्प पास पास और ज़्यादा पास आने के बाद में एक वक्त ऐसा होता है कि ये नदी बिल्कुल सीधा रूप ले लेती है, अपने विसर्पों को छोड़ देती है। ये जितने भी विसर्प हैं उनको छोड़ देती है और बिल्कुल यहाँ पर ये अपर्दन करते करते सीधा रूप ले लेती है। ये जो विसर्प हैं वो छूट जाते हैं। तो ये छूटे हुए विसर्प हैं, इनको गोखुर झील या छाड़न झील के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से इनका आकार देखने को मिलता है। जबकि जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो नदियां हैं वो सीधे मार्ग में बहती हैं, वो विसर्प कम बनाती हैं या नहीं के बराबर बनाती हैं। इसके अलावा जो हिमालय की नदियां हैं वो जहाजरानी या सिंचाई के अनुकूल हैं। जहाजरानी के हिसाब से आप कह सकते हो कि जहाजरानी का मतलब ये है कि कुछ कुछ क्षेत्रों में जो हिमालय की नदियां हैं वो नौकागम्य हैं, उनमें नावें प्रवाहित होती हैं। और सिंचाई के अनुकूल है तो नदियों के द्वारा नहरें निकाल करके क्षेत्रों को सिंचित किया जाता है। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो जहाजरानी और सिंचाई के अनुकूल नहीं हैं। सातवां बिंदु है
वो है हिमालय की नदियाँ अभी अपनी विकास की युवावस्था में हैं। जिस प्रकार से हर एक अपर्दन चक्र का, जैसे मानव के जीवन में युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था होती है, ठीक उसी प्रकार से कोई भी जो अपर्दन चक्र है, तो जो नदी है वो भी अपर्दन चक्र का ही एक हिस्सा है। 5 आपके प्रमुख अपर्दनात्मक संयंत्र हैं, या जिसमें कि नदी, हिमनदी, पवन, हिमानी और काष्ठ निर्मित क्षेत्र, ये सभी तत्व अपर्दन का कार्य करते रहते हैं। तो जब ये नदियाँ, तो ये जो हिमालय की नदियाँ हैं, ये अभी अपनी युवावस्था में हैं। ज़्यादातर जो क्षेत्र है वो पहाड़ी है। पहाड़ी क्षेत्रों में ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं, और पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित होने के पश्चात इनमें जो ऊर्जा की मात्रा है और इनकी जो गति है वो अत्यधिक तीव्र होती हैं। तो हिमालय की जितनी भी नदियाँ हैं अपनी युवावस्था में है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो अपनी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो चुकी हैं। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती हैं। पूर्ववर्ती का मतलब ये कि जब हिमालय की नदियाँ, हिमालय का जो उत्थान हुआ था उससे भी पहले ही प्रवाहित होती थी, तो इस उत्थान का उनकी नदी घाटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये पहले भी जिस दिशा में बहती थी अभी भी ये उसी दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। इन्होंने बल्कि जैसे जैसे उत्थान होता गया वैसे वैसे अपनी घाटी को ये और गहरा करती गई। तो इनकी जो हिमालय की जो नदियां हैं वो पूर्ववर्ती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं अनुवर्ती हैं। पूर्ववर्ती का मतलब ये ढाल के अनुरूप नहीं है, और प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वो अनुवर्ती हैं, वो ढाल के अनुरूप पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इस प्रकार से इनका ये अपर प्रवाह चक्र है। नवा बिंदु है, हिमालय की नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जबकि प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं वो आपके अपेक्षाकृत छोटे डेल्टा बनाती है, जबकि नर्मदा और जो ताप्ती है जो कि अरब सागर में जाकर के गिरती है वो तो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। वो नदियाँ सीधे ही समुद्र में प्रवेश हो जाती हैं, सीधे ही समुद्री भाग में वो प्रवेश हो जाती हैं, अपना जल सीधे समुद्री भाग में लेके जाती हैं। तो उनकी वी आकार की ये जो खुला हुआ जो उनका क्षेत्र होता है उसको हम नदमुख या एस्चुरी के नाम से पुकारते हैं। इसके बाद में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, 3 ही नदियाँ ऐसी हैं जो सागर में जाकर के मिलती हैं। पहला सिंधु नदी, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी और तीसरा आपके गंगा नदी। इसके अलावा प्रायद्वीपीय क्षेत्र की कई नदियाँ हैं जो कि समुद्र में जाकर के मिलती है, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये सारी नदियाँ समुद्र में जाकर के मिलती हैं। हिमालय की जो नदियाँ हैं, 11वां बिंदु है, हिमालय की नदियाँ वृक्षाकार अपवाह तंत्र, इस प्रकार से बड़ी में छोटी, फिर छोटी में बड़ी नदियाँ आकर के मिलती हैं और फिर एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं। तो ये वृक्षनुमा एक अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ वृक्षाकार सहित समानांतर, किस प्रकार से, ढाल के समानांतर, ये आपके समुद्र क्षेत्र है तो ढाल के समानांतर ज़्यादा प्रवाहित होती हैं। तो ये आपके हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के कुछ अंतर हैं। 12वां बिंदु है, अवसादों की मात्रा अधिक होने के कारण विशाल मैदान का निर्माण होता है। जब हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से नदियाँ जब उतर करके मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो उनमें अवसाद की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो अपने अवसादों को ये संपूर्ण मैदानी क्षेत्र में बिखेर देती है। तो इस प्रकार से मैदानों का निर्माण, विशाल विशाल मैदानों का निर्माण होता है, जबकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो नदियां हैं उनमें अवसाद की मात्रा कम होने के कारण छोटे मैदानों का निर्माण होता है। उसके बाद में 13वां बिंदु है, हिमालय की नदियों में बाढ़ की
हिमालय वाले क्षेत्र में बाढ़ की बारंबारता अधिक होती है, क्योंकि उनका जल ग्रहण, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनका जल ग्रहण बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण वो संपूर्ण जल को अपने साथ लेके आती हैं और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, तो उनकी जो घाटी है उससे जल पूरे क्षेत्र में फैल जाता है और इसमें बाढ़ की बारंबारता होती है या बाढ़ आती ही है। प्रायद्वीपीय नदियों में बाढ़ की संभावना या बारंबारता कम है। 14वां बिंदु है, हिमालय की नदियों के किनारे तट नगरों के विकास का उपयुक्त वातावरण है। इसी प्रकार इन नदियों के सहारे प्राचीन काल से ही सभ्यता और संस्कृति के केंद्र बिंदु के रूप में आपके सिंधु घाटी सभ्यता, मध्य गंगा घाटी, नवपाषाणिक संस्कृति इत्यादि का विकास हुआ है और कई शहरों का विकास अभी भी है। हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस, इलाहाबाद, ये सब नदियों के किनारे ही विकसित हुए हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ तट नगरों के विकास में योगदान नहीं कर पाती। इस कारण इन क्षेत्रों में नदी की घाटी के सहारे संस्कृति और सभ्यताओं का विकास देखने को कम मिलता है। 15वां बिंदु है, हिमालय की नदियों वर्ष में 2 बार जल स्तर ऊंचा होता है। एक तो आपके जब बर्फ़ पिघलती है तब, और दूसरा जब वर्षा ऋतु आती है तब। और प्रायद्वीपीय नदियों में वर्ष में 1 बार ही जल स्तर ऊंचा होता है, जब आपके वर्षा काल में नदियों में जल की मात्रा होती है तब। तो इस प्रकार से आपके हिमालय पर्वतीय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहने वाली नदियों के में ये कुछ अंतर हैं जिसको मैंने आज आपको बताया है। धन्यवाद।